ओके सर। चलिए हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन शुरू करते हैं बच्चों। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। सेक्शन बता दो हाउस प्रॉपर्टी के कहां से कहां तक है। सेक्शन कहां से कहां तक है हाउस प्रॉपर्टी के, याद है कुछ? सेक्शन नंबर कहां से कहां तक कवर्ड है हाउस प्रॉपर्टी के? सेक्शन 22 से लेके 27 तक हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन है। सेक्शन 28 पीजीबीपी का है, ये सबको पता है। 22 हर हेड का, हर हेड ऑफ इनकम, जितनी भी हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने वाले अपन, हर हेड का पहला सेक्शन उसका बेसिस ऑफ चार्ज बताता है। बेसिस ऑफ चार्ज मतलब कि भैया कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी इनकम तो ये हेड में आएंगी। वैसे इनकम की डेफिनेशन 224 में दे रखा है कि भैया इतनी सारी इनकम्स होती है, जो बेसिक चैप्टर में अपन ने छोड़ दिया था। मैंने बोला था रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में ये आएगा, मैं वहां कवर करवा दूंगा। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम होती है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, हाउस प्रॉपर्टी की अगर रेंटल इनकम है तो वो इस हेड में आएगी, ऐसा कहता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है कि अगर रेंटल इनकम है तो वो ये हेड में आएंगी। जिन बच्चों के पास चार्ट बुक नहीं है उन्हें चार्ट बुक खरीद लेना, और जिनके पास चार्ट बुक है वो खोल लेना चार्ट बुक अपनी, ठीक है। हाँ, तो सेक्शन 22 क्या कहता है, रेंटल इनकम इस हेड में टैक्सेबल होंगी। देखो हाउस प्रॉपर्टी से दो टाइप की इनकम हो सकती है, हम जानते हैं। एक तो घर को किराए पे दिया, हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया, उससे होने वाली रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएंगी। अगर घर को बेच दिया आपने तो घर क्योंकि एक अपने आप में कैपिटल एसेट है, तो घर को बेच के जो इनकम होंगी, सेल पे की जो इनकम होंगी वो खा जाएगी कैपिटल गेन्स वाले हेड में, पक्का। चलिए सेक्शन 22 देखते हैं। सेक्शन 22 कहता है कि नेट एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। हाउस प्रॉपर्टी में बोला है रेंटल इनकम पे टैक्स लगेगा, बट सिर्फ रेंटल इनकम नहीं रहती, उसमें नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है वो चेक करेंगे आगे चल के, पहले सेक्शन 22 खत्म कर देते। सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज कहता है कि भैया अगर आपके पास बिल्डिंग है, अगर आपके पास बिल्डिंग है मतलब आप वो बिल्डिंग के ओनर हो और उस बिल्डिंग को आप रेंट पे दे रहे हो किसी और को, तो उससे जो रेंटल इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगी। क्या कहता है सेक्शन 22, अगर आप बिल्डिंग को किसी को रेंट पे दे रहे हो तो उससे होने वाली रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल रहेगी। तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि पहला बिल्डिंग होना, पहला बिल्डिंग होना, दूसरा उसकी ओनरशिप आपके पास होना, पहला बिल्डिंग होना, दूसरा उसकी ओनरशिप आपके पास होना, और तीसरा वो बिल्डिंग को आप अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज मत करो। अगर आप अपनी बिल्डिंग को खुद के बिजनेस के लिए यूज करते हो तो नोशनल वाली बात आ जाती है, तो वो यहां पे टैक्सेबल नहीं रहेगी। तो मुद्दे की बात मैं आपको सेक्शन 22 की बता देता हूं। पहली आपके पास बिल्डिंग होना जिसकी आपके पास ओनरशिप है, आपके पास बिल्डिंग है जिसकी ओनरशिप है, और ये बिल्डिंग को आपने अगर किराए पे दिया तो जो रेंटल इनकम होंगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगी। सेक्शन 22 ये कहता है। अब इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं, मतलब ऑब्वियसली रिवीजन है तो पूरा उतना डिटेल में नहीं करेंगे जितना बेसिक में रेगुलर क्लास में करा था। अगर बिल्डिंग के साथ लैंड रही तो भैया, बिल्डिंग के साथ लैंड अटैच्ड है तो वो लैंड भी बिल्डिंग का पार्ट होती है। बिल्डिंग के साथ अगर लैंड अटैच्ड है, जैसे घर के साथ में पार्किंग अटैच्ड है तो वो पार्किंग भी बिल्डिंग का पार्ट है। घर के साथ में गार्डन अटैच्ड है, जुड़े हुआ है, तो वो गार्डन भी बिल्डिंग का पार्ट है। मतलब आपने अपना गार्डन, जो आपके घर के बाहर का गार्डन है, उसको रेंट पे दिया किसी को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए, तो उससे होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, ठीक है। बट अगर आपके पास सिर्फ खाली लैंड है, वैकेंट लैंड है, खाली लैंड है, खाली प्लॉट पड़ा है, तो उसको अगर रेंट पे दिया किसी को तो वो आईएफओएस में जाएगी। मतलब क्या है, लैंड के बारे में एक चीज ध्यान में रखना है, अगर लैंड बिल्डिंग से अटैच्ड है तो वो लैंड भी बिल्डिंग बन गई, और उसको रेंट पे देके जो इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगी। बट खाली लैंड है, बिल्डिंग है ही नहीं, खाली वैकेंट लैंड है, उस पर बिल्डिंग नहीं है, उसको रेंट पे दिया तो वो आईएफओएस में जाता है, ठीक है। दूसरा चीज कहता है, ये जो बिल्डिंग की बात आप कर रहे हो ना भैया, उसकी ओनरशिप आपके पास प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। मतलब जो प्रीवियस ईयर में आप बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो, उस प्रीवियस ईयर में अगर आपके पास उसकी ओनरशिप है तो ही रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगी। ओनरशिप नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम नहीं जाती। अगर ओनरशिप नहीं है, आपके पास बिल्डिंग की ओनरशिप नहीं है और आप बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो, ये कब पॉसिबल है बताइए? किसी और से बिल्डिंग किराए पे लिया और मैंने किसी और को किराए पे दिया, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और वो जाता है आईएफओएस में। तो दो चीजें हाउस प्रॉपर्टी में याद रखना है जो आईएफओएस में जाती है, एक वैकेंट लैंड, दूसरा सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट यहां पे ये आता है कि भैया हाउस प्रॉपर्टी का ओनरशिप होना आपके पास प्रीवियस ईयर में। मतलब क्या है, देखो प्रीवियस ईयर 21-22 अभी चल रहा है, मैंने 21-22 में बिल्डिंग को किराए पे दिया किसी को, बराबर। मैंने प्रीवियस ईयर 21-22 में किसी को बिल्डिंग किराए पे दिया। अब
इस प्रीवियस ईयर की इनकम अगले असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होंगी, मतलब 21 22 की इनकम 22 23 में टैक्सेबल होंगी। अब 22 23 में मैंने अपनी बिल्डिंग बेच दिया, तो जब इनकम पे टैक्स लगने वाला है तब मेरे पास बिल्डिंग की ओनरशिप नहीं है, तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? आंसर इज नो। कह रखा है कि भैया बिल्डिंग की जो ओनरशिप है ना वो आपके पास प्रीवियस ईयर में रही और आपने चाहे असेसमेंट ईयर में वो बिल्डिंग बेच भी दिया हो, फिर भी उस पर जो इनकम आई है आपको प्रीवियस ईयर में, उस इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। ओनरशिप के अंदर डीम्ड ओनरशिप भी आती है सेक्शन 27 वाली, जो आगे पढ़ेंगे, और दूसरा बेनिफिशियल ओनर हो रजिस्टर्ड ओनर हो, दोनों भी यहां पे आती है। तो अभी तक क्या देखा? सेक्शन 22 कहता है बिल्डिंग होना जिसकी ओनरशिप आपके पास हो और उस पर अगर आप रेंट पे दे रहे हो, उसको अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके। यहां पे कंडीशन है नॉट यूज फॉर बिजनेस। मैं अगर हाउस प्रॉपर्टी को अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं ना तो पीजीबीपी का मैटर है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। खुद के बिजनेस के लिए, खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो याद रखना, अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी को खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो वो पीजीबीपी में जाएगा और वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। एम आई क्लियर? यस सर। जी। तो अभी सुन लो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ये देख लो। क्वेश्चन बनता है कि भैया आपने अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दिया, ठीक है, और वहां पे कोई आदमी उसका बिजनेस कैरी आउट कर रहा है। आपने अपनी बिल्डिंग को किसी और को रेंट पे दिया, जैसे मैंने रेंट पे दिया ये अपने विनीत को, और विनीत वहां पे बिजनेस कर रहा है, तो विनीत जो मेरे को रेंट देगा वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। बट अगर मैं अपनी बिल्डिंग पे खुद ही बिजनेस कर रहा हूं तो भैया वो पीजीबीपी का मैटर हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं, उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता। तो जब भी आपको बोला जाएगा ना, आपको दिया रहेगा हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, हाउस प्रॉपर्टी 4, ऐसे 4 दे रखे रहेंगे। इसका क्वेश्चन भी अपन ने कंसेप्ट बुक में दे रखा है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी 1 में बोलेगा कि रेसिडेंट, किसी को रहने के लिए रेंट पे दिया। हाउस प्रॉपर्टी 2 में बोलेगा कि किसी को उसके बिजनेस के लिए दिया, उसका बिजनेस। हाउस प्रॉपर्टी 3 बोलेगा किसी को पार्किंग के लिए दिया, और हाउस प्रॉपर्टी 4 बोलेगा आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो। तो पहले केस में ये लिख के रख देना बाद में, ठीक है। ये सेम वीडियो यूट्यूब पे आएगा, उसको पॉज करके जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो लिख के रखना, ठीक है। 1 मिनट। तो अगर आप किसी आदमी को रहने के लिए देते हो तो इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है मालूम है क्या? यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में एग्जम्पशन में अपन ने पढ़ा है कि हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप किसी को रहने को किराए पे देते हो, मतलब घर को किसी को किराए पे दिया आपने रहने के लिए, तो जीएसटी नहीं लगता उस पर। पर ये तो इनकम टैक्स की बात है, तो कंफ्यूजन होता है, दिमाग में आ सकता है टाइम पे एग्जाम के वक्त, तो याद रखना। दूसरा, किसी और बिजनेस के लिए दिया, मतलब मैंने किसी को रेंट पे दिया, वो वहां पे बिजनेस कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, जो रेंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। मैंने अपने घर को किसी को पार्किंग के लिए दिया, तो घर के साथ जो, अब घर में थोड़ी पार्किंग होती, घर के साथ जो खाली गार्डन है या खाली पार्किंग है, जमीन है, वहां पे होती है, तो ये पार्किंग से होने वाली इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। और जो बिजनेस खुद का कर रहे हैं इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। इसका एक क्वेश्चन होगा, अगर किसी ने ध्यान से कंसेप्ट बुक करा होगा तो उसको याद आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डिस्प्यूटेड अगर टाइटल है, हाउस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूटेड टाइटल है, मतलब किसका है ओनरशिप पता नहीं है, दो भाइयों में झगड़े चल रहे हैं, तो बोलते हैं कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर आता है तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिसीजन रहेगा कि ओनर कौन है। और मोस्टली कोर्ट ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये डिसीजन देता है कि जो आदमी को उसकी इनकम मिल रही है उसी आदमी उसका ओनर है और वही टैक्स भरेगा, ठीक है। सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है तो कैपिटल गेन में जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ सर। No. अब इसके बाद है ना, ये जो 1 वाला पार्ट है, 2 वाला पार्ट है, 3 वाला पार्ट है, ये अपन स्किप करते हैं, मतलब पहले मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कंप्यूट करना है वो बताता हूं, उसके बाद में अपन ये 3 स्पेशल केसेस में आएंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे? सबसे पहले निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबको मालूम है ये। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं। पहले सबसे पहले निकालूंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस करूंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। किसके म्युनिसिपल टैक्सेस? जो ओनर ने पे किए हैं, जो ओनर ने एक्चुअल में पे करे हैं, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या है? इस साल जितने भी म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे कर रहे हो, सुन लो मेरी बात, इस साल जितने भी म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे कर रहे हो, चाहे पुराने सालों के रहे चाहे आगे के सालों के रहे, उसका डिडक्शन आपको इसी साल में मिल जाएगा।
मतलब सिंपल सी बात है, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर ने पे कर दिया, ओनर ने इस साल जितने भी म्युनिसिपल टैक्सेस पे करा उसका डिडक्शन उसको इस साल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करा, नेट एनुअल वैल्यू आया। नेट एनुअल वैल्यू में से दो डिडक्शंस मिलते हैं, एक मिलता है 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा मिलता है 24B का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, बराबर। इनकम कैसे निकालते बताओ वापस से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, एनएवी आ गया, एनएवी में से सिर्फ दो ही डिडक्शंस मिलते हैं, एक 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है बिना कुछ करे, और दूसरा मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, इसको डिटेल में अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप समझते हैं। पहले सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना, क्या रहता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फंडा, सेक्शन 23 बताता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू, अरे बोलो रे भाई, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर। ठीक है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ। हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट में अपन पहली चीजें याद रखते हैं, क्या चीजें याद रखते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लेना है, होल ईयर का, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लेना है, और एक्चुअल रेंट कितने का लेना है, सिर्फ लेट आउट पीरियड का, एक्चुअल रेंट सिर्फ लेट आउट पीरियड का लेना है। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लेना है, एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का लेना है। मतलब क्या है, अगर आपने 10 महीना प्रॉपर्टी किराए पे दिया, 10 महीना प्रॉपर्टी किराए पे दिया, 2 महीना खाली पड़ा रहा, तो यहां पे सिर्फ 10 मंथ्स का रेंट लेंगे। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर वैकेंसी नहीं आता, वैकेंसी इग्नोर्ड है यहाँ पे, वैकेंसी का अमाउंट अभी के लिए इग्नोर्ड करते हैं, वैकेंसी का ट्रीटमेंट क्या होता है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे सर बताइए, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है बताइए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर, बोलो 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 बोलो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। अभी रिवीजन में जिसको ये चीज समझने में दिक्कत जा रही है उसने मर जाना, मतलब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें दे रखी है तो कंपेयर करेंगे, नहीं तीनों में से एक दे रखा है या दो दे रखा है, जैसे आपको जो भी दे रखा है उससे काम चला लेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। आपको म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है, तो दोनों में से जो हाइयर रहेगा वो कर लेंगे। आपको म्युनिसिपल वैल्यू दिया है और स्टैंडर्ड रेंट दिया है, जैसे म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 2 लाख और स्टैंडर्ड रेंट दिया है 180, अब फेयर रेंट है ही नहीं तो क्या करते, छोड़ दो फेयर रेंट को, म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 180 है, तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 180। ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया में कोई भी कुछ भी बोल दे, एक्सपेक्टेड रेंट लेट आउट पीरियड का लेना है, एक्सपेक्टेड रेंट में वैकेंसी, अरे छोड़ो उसको सब, एक्सपेक्टेड रेंट अपने को हमेशा पूरे साल का लेना है, ये बात याद रखना। जिसने जो यहां से डगमगाया उसका कंसेप्ट टूटा, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर का लेना है, एम आई क्लियर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लेना है, एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का लेना है। फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, बराबर। एक्चुअल रेंट के अंदर वैकेंसी को इग्नोर करते हैं, मतलब जितना टाइम अपन ने किराए पे दिया है प्रॉपर्टी, जितना टाइम किराए पे दिया है प्रॉपर्टी, जितना टाइम को रेंट पे दिया है प्रॉपर्टी, उतने ही टाइम का एक्चुअल रेंट में आएगा। अब एक्चुअल रेंट के अंदर है ना एक और चीज आती है ARR, एक्चुअल रेंट में लेट आउट पीरियड का रेंट, उसमें से माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 12 महीने में से 10 महीने की प्रॉपर्टी किराए पे दिया, 2 महीने खाली पड़ा था, तो मैं यहाँ पे 10 महीने का पैसा लूंगा, उसमें से वो नालायक ने जिसको मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दिया था उसने 1 महीने का रेंट मेरे को दिया ही नहीं है, तो 1 महीने का रेंट यहां से माइनस करूंगा, मतलब मेरा टोटल 9 मंथ्स का रेंट ही एक्चुअल रेंट में आएगा। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? हाँ, तो ये तो नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल सीन हो गया। अब इसमें स्पेशल केसेस आती है, इसमें स्पेशल केसेस आती है, एक बार अपन देख लेते हैं। जिनको जो भी लिखना है मैं कह रहा हूं अभी कुछ भी मत लिखो, ट्रस्ट मी फॉर दिस, अभी कुछ भी मत लिखो, ये पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब पे आएगा, ये पूरा वीडियो आपके कोर्स में आएगा, तब जो लिखवाना है लिख लेना, वैसे तो चार्ट बुक अपने आप में ही पूरी सफिशिएंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है जीएवी कैसे डिटरमाइन करते, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट हाइयर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट बताया हुआ है, कैलकुलेट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, मतलब रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, रेंट रिसीवेबल के नीचे लिख देना, वहां पे किसी को अगर लिखना होगा तो फॉर लेट आउट पीरियड,
जितने टाइम के लिए लेट आउट करे हुआ है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएंगी, हाइयर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बराबर। वैकेंसी लॉस, रेंट फॉर वैकेंट पीरियड नॉट इंक्लूडेड इन ARR, मैंने ये बताया हुआ है आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे तकलीफ देह चीज वो रहती है जब आपको वैकेंसी आ गई, जब आपको वैकेंसी आई, और वैकेंसी के साथ में है ना, मैं एक और कंसेप्ट आपको पढ़ा दूंगा यही के यही पे, ठीक है। वैकेंसी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी विथ वैकेंसी, मतलब क्या है, कुछ आपको वैकेंसी का टाइम है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए खाली पड़ी थी, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। सबसे पहला बोले हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का निकालो। पहली बात याद रखना, ये गुरु मंत्र है, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का निकालो। क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे, कुछ भी पूछे, हमेशा तुम ये बात पे ठस रहना कि एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का निकालना है, ठीक है। फिर एक्चुअल रेंट निकालना है आपको लेट आउट पीरियड का, उसमें से अगर अनरियलाइज रेंट है तो वो माइनस कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, अपना एक्सपेक्टेड रेंट आया 1,10,000, ठीक है। अपना एक्सपेक्टेड रेंट आया 1,10,000, ठीक है। एक्चुअल रेंट था मेरा 11,000 पर मंथ, ठीक है। और मेरी प्रॉपर्टी 2 मंथ्स के लिए वैकेंट रह गई। मैं इसकी डायरेक्ट प्रोविजन बता सकता था, बट मैंने सोचा कि पहले एग्जांपल से बताते हैं, ठीक है। 2 मंथ्स के लिए वैकेंट रह गई, मतलब मेरे को पैसे आए सिर्फ 10 महीने के। अब मेरा एक्सपेक्टेड रेंट को 1,10 की जगह में है ना 1,20 कर देता हूं। 1,20 का है मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट है मेरा कितना आएगा, मेरा ARR कितना आएगा बताओ, 10 महीने का 1,10,000 आया ना, 1,10,000 आया 10 महीने का, वेरी गुड। अब नॉर्मल रूल क्या है, जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल क्या बोलता है बताओ, whichever is higher, GAV is equals to actual rent और expected rent, whichever is higher, expected rent actual rent, whichever is higher मतलब 1,20,000 पे आप टैक्स लगा दोगे बराबर। अब आगे वाला आदमी रोएगा, बोलेगा भाई साहब 1,20,000 पे आप लगा देते ना, अगर मेरी प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने जाती थी तो मैं खुशी खुशी दे देता था, बट मेरी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, तुम 1,20 कैसे ले रहे हो। तो हमने बोला अब whichever is higher का रूल है, तो वो आके बोलता साहब सुनो मेरी बात, whichever is higher है बराबर है, पर मेरी प्रॉपर्टी 2 महीने खाली थी, मेरे पे कुछ तो रहम दिखाओ। तो फिर हमने चेक करा कि ये जो 2 महीने की उसकी वैकेंसी थी, इसके वजह से कुछ फर्क पड़ा है क्या। कैसे चेक करा, आपको क्या करना है, आपको ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, देखो अगर वैकेंसी के बाद भी केस वन ऐसा आता है, केस वन कि अगर आपका एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट है, मतलब वैकेंसी के बाद भी आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 रहता था, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 रहता था और अपना एक्चुअल रेंट आता था 1,10, तो अपन 1,10 पे उससे टैक्स ले लेते थे और वो भी बेचारा खुशी खुशी दे देता था, बरोबर ना। अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो इन दैट केस GAV इज इक्वल टू अपना ARR, ठीक है। यहां पे वो रोएगा नहीं। केस टू हो सकता है एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, वो आदमी रोने लग जाएगा ना कि सर वैकेंसी थी सर। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। एक्चुअल रेंट जो लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट है उसका रीजन देखेंगे कि रीजन क्या है भैया। अगर रीजन हमको समझा कि वैकेंसी की वजह से है तो उसको बोलेंगे जा तेरे को माफ किया, whichever is higher वाला रूल नहीं लगाएंगे। समझ रहे हो, पूरा क्लास का याद आ रहा होगा, याद आना चाहिए, ठीक है। अगर ये एक्चुअल रेंट लेस देन है तो अपन रीजन देखेंगे, इसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है वैकेंसी और दूसरा हो सकता है अनरियलाइज रेंट। एक तो वैकेंसी हो सकता है, दूसरा अनरियलाइज रेंट हो सकता है। अगर वैकेंसी के वजह से अगर एक्चुअल रेंट लेस है एक्सपेक्टेड रेंट से तो GAV कितना होता है, एक्चुअल रेंट, और अगर अनरियलाइज रेंट के वजह से लेस है तो GAV हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं धड़के से, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे कि वैकेंसी के वजह से है कि नहीं है। अब आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कि वैकेंसी के वजह से है कि किसी और रीजन के वजह से। तो मैंने बोला आपने क्या करना है, आपने एक्चुअल रेंट के अंदर वैकेंसी का अमाउंट ऐड कर देना है। जैसे एक्चुअल रेंट था 1,10,000 प्लस 2 महीना वैकेंसी था तो उसका रेंट कितना रहेगा 22,000, तो 22,000 ऐड कर दो तो ये टोटल आता है 132। अब वैकेंसी ऐड करने के बाद
एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से। वैकेंसी ऐड करने के बाद अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, इसका मतलब क्या हुआ? वैकेंसी की वजह से बेचारे का नुकसान हुआ। अगर ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं रहती थी तो एक्चुअल रेंट ज्यादा रहता था, मतलब जो एक्चुअल रेंट कम है ना वो वैकेंसी की वजह से कम है। तो ये केस में अपना जीएवी हो जाएगा एक्चुअल रेंट, मतलब इस पे लग जाएगा अपने को टैक्स। ठीक है। अब दूसरा सवाल, दूसरे टाइप भी तो बताना पड़ेगा ना, रिवीजन है तो क्या हो गया, भूल गया आप, 4 महीने हो गए पढ़ के। एक्सपेक्टेड रेंट, ये अनरियलाइज रेंट की वजह से कैसे कम होता है तो देख लो, अपन देख लेते। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट है अपना बेटा 1,20,000। ठीक है, और मेरा एक्चुअल रेंट है, 1 मिनट, 1,20,000। मैं इसको है ना अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूं। एक्सपेक्टेड रेंट है अपना 1,30,000। एक्चुअल रेंट है अपना 15,000 पर मंथ। ठीक है, उसमें से 1 मंथ है आपका वैकेंसी, मतलब आपने 11 महीने के लिए दिया और 2 महीने का वो नालायक ने आपको पैसा नहीं दिए भाई, अनरियलाइज रेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं सर, नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। कितना है भैया, ये आ गया अपना 1,30,000। एक्चुअल रेंट अपना निकालेंगे अपन लेट आउट पीरियड के लिए, 1 महीने का वैकेंसी था तो 11 महीने का रेंट निकाल लेंगे अपन, 15,000 इंटू 11, 1,65,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब उसमें से माइनस करना पड़ेगा ना अनरियलाइज रेंट, 2 महीने का 30,000, तो ये माइनस करा तो ये आ गया 1,35,000। अच्छा, ये वैकेंसी के बाद भी ये ज्यादा ही हो रहा है ना, 1,35,000 1,35,000, तो 1,35,000 पे टैक्स लग जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा, 1,45,000। ठीक है, इसको भी अपन यहाँ पे चेंज कर देते हैं 1,45,000। ठीक है, सीन ऐसा है, अभी थोड़ा बदल चुका है। एक्सपेक्टेड रेंट था 1,45,000, एक्चुअल रेंट था 15,000 रुपए। ठीक है, 1 महीना वैकेंट था, 2 महीना अनरियलाइज था। अपन ने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला 145, एक्चुअल रेंट निकाला 135। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो क्या ये वैकेंसी के वजह से क्या हुआ, वही अपन ने बोला उसको, भैया तेरे को 1,45,000 ये हाइयर है, दिस इज हाइयर, तेरे को इस पे टैक्स भरना पड़ेगा। वो आया रोते रोते, साफ 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 वैकेंसी था, वैकेंसी था, वैकेंसी के वजह से सर ज्यादा रेंट कम आया सर, मत लो टैक्स। हमने बोला रुक चेक करते कि वैकेंसी की वजह से। अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे बताओ, अपन क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट रहे में 1,35,000 में 15,000 ऐड कर देंगे वैकेंसी का, तो 1,50,000 हो जाएगा। अरे यार हाउ बराबर है, नहीं नहीं, फिर ये भी आंसर गलत हो गया अपना, ये 145 भी गलत हो गया। अपने को इसको करना पड़ेगा 1,60,000, 1,60,000 कर देते हैं। ठीक है ना, अब सीन ऐसा हुआ, एक्चुअल रेंट हो गया उसका 1,50, एक्चुअल रेंट हो गया उसका 1,50 और एक्सपेक्टेड रेंट है उसका 1,60। अपन ने बोला अरे भाई सुन, तेरी अगर वैकेंसी नहीं भी रहती थी ना, अगर तेरी वैकेंसी नहीं भी रहती थी तो भी तेरा एक्चुअल रेंट 1,50,000 ही रहता था, मतलब तेरा जो एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट है ना, देयरफॉर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, नॉट ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी के वजह से नहीं है, बट ड्यू टू अनरियलाइज रेंट है। भैया उसने रेंट नहीं दिया, तू जाके उसको ठोस, तो टैक्स टाइप पे लगेगा बताओ, टैक्स लग जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट पे, ये हो जाएगा जीएबी, बरोबर। यस, वेरी गुड, हो गया, बस खत्म हो गई बात, यही एक था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, जीएबी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी, जीएबी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट, और ड्यू टू अदर रीजन तो जीएबी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। दूसरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, जीएबी इज इक्वल टू 0, जीएबी इज इक्वल टू 0 फॉर 2 हाउसेस, और ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में जीएबी 0 रहता है, ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को है, कंपनी वंपनी को नहीं है।
अब रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, वो दो घर यहाँ पे रख सकता है और उसको जीए भी 0 रहेगा। ठीक है, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड है, खाली पड़ा है। तो जीएवी इज इक्वल टू नील फॉर 2 हाउसेस, बरोबर। जीएवी 0 रहेगा दो घर का, और जीएवी 0 रहेगा, प्लस दूसरी बात याद रखना, म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है भैया, सिंपल, एनएवी 0 कर दो। अपन ने तो, मैंने तो आपको यही कहा था, मेरे बच्चे तो यही याद रखेंगे, एनएवी इज इक्वल टू 0 रहता सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। एनएवी इज इक्वल टू 0 मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्या 30% का? नहीं मिलेगा। फिर कौन सा डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ 24B का डिडक्शन मिलेगा। और 24B के केस में भी याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर लेते हो ना तो लिमिट रहेगा 30,000 या 2 लाख का, बरोबर। वेरी गुड। उसके बाद लेट आउट फॉर पार्ट ईयर, अरे बाप रे कैसा हो गया, लेट आउट फॉर पार्ट ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ईयर, मतलब कुछ टाइम के लिए लेट आउट है, 4 महीने के लिए किराए पे दिया है, 6 महीने खुद रहे, 2 महीने खाली पड़ा था, ऐसा कुछ केस आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लेना है, एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का लेना है, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लेना है, एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का लेना है, दोनों को भिड़ा दो, खत्म हो गई बात, दोनों को भिड़ा दो, खत्म हो गई बात। जो हायर है वो आपका जीएवी है। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, अगला कंसेप्ट डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या कहता है। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर किसी आदमी के पास 2 से ज्यादा घर है जो उसने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे, अगर किसी आदमी के पास 2 से ज्यादा घर है जो उसने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे, तो वो 2 में से किसी भी, सॉरी 2 से ज्यादा घर है तो वो किसी भी 2 घर को, मतलब समझ लो किसी के पास 3 घर है, तीनों में खुद ही रहता है, तो कहते हैं भैया 3 में से कोई भी 2 घर को, एनी 2 हाउसेस, आपके पास चॉइस है कि आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, और जो बचा हुआ हाउस है, तीसरा हाउस है, उसको क्या मानेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी। अब लेट आउट मानने वाले तो उसको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ लो फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 घर है, हाउस 1 है, हाउस 2 है, हाउस 3 है, तीनों में आप सेल्फ ऑक्यूपाई करते हो, खुद ही रहते हो आप, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, 3 में से कोई भी 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो और तीसरे को लेट आउट मानो, एनी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, एनी टू एसओपी मानेंगे, एंड जो थर्ड हाउस रहेगा, थर्ड हाउस, उसको मानेंगे डीम्ड let out property. It is deemed as a let out property even if it is not actually let out, but it is deemed to be let out. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुन लो, कंप्यूटेशन बता दे रहा हूं मैं, सिर्फ स्टेप बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन करना है तो मूक के अंदर गणेश वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको करना पड़ेगा सर, सबसे पहले तीनों घर की सेल्फ ऑक्यूपाइड होके वैल्यू निकाल लो, तीनों घर का सेल्फ ऑक्यूपाइड समझ के वैल्यू निकाल लो, जैसे इसका ए आया, इसका बी आया, इसका सी वैल्यू आया। ठीक है, तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, उसका वैल्यू निकाल लो। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तीनों को तो एनएवी 0, तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो क्या होगा, एनएवी 0 रहेगा तीनों का, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं, 24B का इंटरेस्ट उसमें भी लिमिट रहेगी, बरोबर। तो तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड जब मानोगे तीनों में लॉस रहेगा, फिर तीनों को लेट आउट प्रॉपर्टी मान लो, तीनों को डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लो। अब डीम्ड लेट आउट मानोगे तो एक्चुअल में तो ये घर लेट आउट करे नहीं गए हैं, क्या एक्चुअल में घर को लेट आउट करा है, नहीं, तो इसका एक्चुअल रेंट रहेगा ही नहीं, इसका एक्चुअल रेंट रहेगा ही नहीं बच्चा, इसका एक्चुअल रेंट रहेगा ही नहीं, तो इसका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही इसका जीएवी हो जाएगा, आया ना। अरे भैया ये तो लेट आउट करा ही नहीं है ना, ये तो माना है, अब उसको लेट आउट मान के इनकम निकाल रहे हो, डीएलओपी की इनकम लेट आउट प्रॉपर्टी ऐसी रहती है, लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल में इसको किराए पे दिया ही नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेंट से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, वो आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट, हो गया आपका जीएबी। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे होंगे माइनस कर दो, ओनर ने पे करे होंगे प्रीवियस ईयर में माइनस कर दो, जीएबी का में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिया, एनएवी आ गया, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, प्लस जो इंटरेस्ट है उसका पूरा डिडक्शन लेना, क्योंकि यहाँ पे लेट आउट मान के इनकम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी इनकम आ गई DEF। ठीक है, अब आपको 3 ऑप्शन लगाने पड़ेंगे, आपको 3 ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन 1, ठीक है, हाउस 1 को एंड हाउस 2 को आपने माना एसओपी, प्लस हाउस 3 को माना डीएलओपी, तो इसकी इनकम निकालनी पड़ेंगे। हाउस 1 हाउस 2 की इनकम कितनी थी, ए प्लस बी, प्लस हाउस 3 को डीएलओपी माना, हाउस 3 की डीएलओपी मान के इनकम कितनी है, एफ, बराबर यही करे थे ना अपन ने। दूसरा ऑप्शन है हाउस 1 एंड हाउस 3 को
एसओपी मानो, हाउस 2 को मानो डीएलओपी, हाउस 1 हाउस 3 की इनकम कितनी थी ए प्लस सी, प्लस हाउस 2 को डीएलओपी मान के कितनी इनकम आई थी ई। ये तीनों का फिगर निकालना, ये तो आपको फिगर में आएंगी, मैंने तो आपको सिर्फ ABCDEF लिख दिया। और ऑप्शन 3 मानोगे हाउस 2 एंड हाउस 3 को एसओपी और हाउस 1 को डीएलओपी। ठीक है, हाउस 2 और हाउस 3 को एसओपी माना तो कितना आएगा बी और सी, बी प्लस सी, प्लस हाउस 1 को डीएलओपी मान के कितनी इनकम आई है डी। अब ये तीनों इनकम जो है देखो, एबीसी तो तीनों लॉस रहेंगे, एबीसी तो तीनों लॉस रहने वाले हैं। अरे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के मैक्स टू मैक्स लॉस ही हो सकता है, कभी इनकम आ ही नहीं सकती। 24B का इंटरेस्ट का ही तो है वो, बस है ना। अगर इंटरेस्ट रहा तो लॉस आएगा, इंटरेस्ट नहीं रहा तो सब 0 आएगा। अब ये तीनों को कैलकुलेट करो, ये तीनों की ऐड करो, तीनों की ऐड करो, तीनों की ऐड करो, यहां कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा। ठीक है, और ये तीनों में से जो लोअर रहेगा वो ऑप्शन अपन चूज करेंगे। मान के चल लो ये वैल्यू अगर लोअर है तो हम बोलेंगे भैया हमको हाउस 2 को लेट आउट मानना है, हाउस 1 और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है। इसका क्वेश्चन है गणेश नाम का, जिसको डिटेल में करना है कर लो। स्टेप्स मैंने सारी बता दी, अगर एक बार पहले क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरी चीजें रिवाइज हो गई होंगी अपने आप, गप 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 क्लियर हुआ होगा, याद है। हाँ ओके, फिर ये लिखा है यहाँ पे, ये सारी चीजें लिखा है, ग्रेटर देन 2 हाउसेस है एंड सारे के सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और बाकी जो घर है उनको लेट आउट मानेंगे। अगर लेट आउट माना तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका जीएवी रहेगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट है ही नहीं, और एसओपी का जीएवी नील रहता है, अपन तो बोल दिए एनएवी नील रहता है। ठीक है, अब ये अगला वाला है सिंगल हाउस है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केस है, कौन सा ये याद करो। अरे नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान, हाँ ये हुई ना बात। वन पोर्शन इज लेट आउट एंड अदर पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। गोरी ऊपर रहती है, नीचे उसने पान की दुकान के लिए किराए पे दे रखा है, किसी और को बिजनेस कैरी आउट करने के लिए अपना घर किराए पे देना, उससे रेंटल इनकम जो आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। सर फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, मैंने बोला दिक्कत ये है ना बेटा, दिक्कत ये है ये पूरा घर है, ये नीचे रेंट आउट है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, और ऊपर वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो फिर क्या दिक्कत है सर। मैंने बोला देखो, आपके पास एक चीज रहेगी, एक्सपेक्टेड रेंट जो रहेगा वो पूरी प्रॉपर्टी का रहेगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट पूरी प्रॉपर्टी का रहेगा। इसको आपको प्रपोर्शनेट करना है, बरोबर। अरे आधा आधा करना पड़ेगा, अगर आधा आधा लेट आउट है और आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्चुअल रेंट में कोई दिक्कत रहेगा क्या, एक्चुअल रेंट नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल रेंट में, क्योंकि एक्चुअल रेंट जितना आएगा वो ये लेट आउट का ही जाएगा। अच्छा अपन क्या करते हैं मालूम है क्या, सबसे पहली चीज जब ऐसा रहता कि नीचे ऊपर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक पार्ट लेट आउट है, तो इनको अलग 2 यूनिट मानते हैं अपन, 2 अलग अलग बिल्डिंग मान के निकालते हैं, एक का सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के निकालेंगे, दूसरे का लेट आउट मान के निकालेंगे। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के निकालेंगे तो उसका डायरेक्टली नेट एनुअल वैल्यू 0, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं। अरे हाउ कि नहीं यार, तुम सुनते ही नहीं हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में अपना डायरेक्टली एनएवी 0 हो जाएगा, हाँ या ना। और फिर बचेगा क्या, इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट रहेगा आपको क्वेश्चन में दिए हुआ, वो इंटरेस्ट रहेगा ये पूरे प्रॉपर्टी का। जैसे समझ लो इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है पूरे प्रॉपर्टी का 6 लाख रुपए, अब 6 लाख में से आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड का आधा लेट आउट का, पहली तो ये चीज, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड का आधा लेट आउट का, हाँ या ना। हाँ, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में 2 लाख रुपए का लिमिट रहता, तो यहां पे 2 लाख रुपए का लिमिट है, ये ध्यान में रखना है, बरोबर। सेल्फ ऑक्यूपाइड ये लिखे हुआ है सारा। अब लेट आउट के केस में क्या रहेगा, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में लेट आउट प्रॉपर्टी का आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर। अब एक्सपेक्टेड एक्चुअल रेंट आपका नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो आपको लेट आउट पार्ट का ही दिया हुआ रहेगा इतना, क्योंकि इतना ही तो किराए पे दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट पूरे घर का दिया हुआ रहेगा, तो फिर क्या करोगे, प्रपोर्शनेट, क्योंकि अपने को सिर्फ इतने पार्ट का होना, अपने को सिर्फ इतने पार्ट का होना ना बाबा, जो रेंट पे दिया है उसका, तो अगर आधा पार्ट रहा तो आधा कर लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट को, ओके। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर, जीएवी आ गया जीएवी। जीएवी के बाद क्या रहता, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने पड़ते, म्युनिसिपल टैक्सेस आपको पूरे घर के दिए हुए रहेंगे,
वो भी आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, हाँ या ना। यस सर। म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिया, एनएवी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई इशू नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नो प्रॉब्लम, ठीक है। 24B का इंटरेस्ट, हाँ सर, इंटरेस्ट भी आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। वेरी गुड, बस ये ध्यान में रख लेना, हो जाएगा का, ठीक है। वैसे इसका क्वेश्चन करे हुआ है अपन ने, ये लिखे हुआ है यहाँ पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जीएवी जीरो रहेगा, म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 3 लाख सॉरी जो 24B के इंटरेस्ट की लिमिट है वो एप्लीकेबल रहेंगी, कीप इन माइंड, और एक्सपेक्टेड रेंट शाल बी कंप्यूटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, जानते हैं हम सारी बात, ये अपना निकल गया जीएवी, जितने जीएवी निकालने के केसेस है सारे हो गए, ठीक है। अब जीएवी निकालते आ गया, क्लियर है जीएवी, नहीं है क्लियर तो मर जाओ तुम। अब उसमें से जीएवी में से माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस तब माइनस करेंगे जब ओनर ने प्रीवियस ईयर में पे करे हुए हैं तो। अब सर पुराने सालों के रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज डिडक्टिबल इवन इफ दे रिलेट टू पास्ट ईयर्स। सर आगे के सालों के रहे तो, फ्यूचर के रहे और इस साल भर दिए तो डिडक्शन तो वैसे तो मिल जाता, बट ऐसा कभी आज तक मैंने केस देखा नहीं है कि किसी ने एडवांस में म्युनिसिपल टैक्स भरा है, लोग अरियर्स में ही भरते हैं, ठीक है। तो इस साल जितने भी म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे करा है उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा, ठीक है। सर अगर हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन में रही तो अपने को फॉरेन गवर्नमेंट को म्युनिसिपल टैक्सेस देना पड़ेगा, बरोबर है, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, उसका भी डिडक्शन मिलेगा अगर आपने टैक्स काटा है तो, अगर टैक्स टीडीएस एप्लीकेबल है तो काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर म्युनिसिपल टैक्स आपको वापस मिलता है तो उसका आपको टैक्स नहीं लगता, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में हो गया। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस निकाल दिया, एनएवी आ गया, एनएवी में से 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या करना पड़ता सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आपका एनएवी आ गया, माइनस कर दो 30%, सबको मिलेगा, हर गरीब को मिलेगा, हर गरीब को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, हर गरीब को, कुछ भी नहीं करना है। मतलब एनएवी आया है तो उसमें से 30% माइनस होता, सबको मिलता है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सर हाउस प्रॉपर्टी में से कौन से खर्चों के डिडक्शन मिलते? दो ही खर्चे हैं, एक 24A का डिडक्शन मिलता, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सारे खर्चे आ गए इसमें, तुमने कितने भी खर्चे करो, वो पेंटिंग मेंटिंग खाता 25 सब इसमें आ गए, 30% तुमको दे दिया, 30% तुमको दे दिया। और दूसरा मिलता है लोन पे का जो इंटरेस्ट है उसका, इंटरेस्ट ऑन लोन, बस यही दो डिडक्शन मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी और डिडक्शन क्वेश्चन में रहा तो अपन क्या करते थे उसको, अपन उसको ऐसा कट 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 कर देते थे, बरोबर, मतलब क्वेश्चन शॉर्ट हो गया अपने लिए, आया ना यार? ओके सर, तो ये आ गया भाई, एनएवी है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, दो डिडक्शन मिलते हैं, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, फ्लैट डिडक्शन है, नो अदर डिडक्शन इन हाउस प्रॉपर्टी, इसके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं मिलता। 24B में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, 24B में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सबसे पहली बात याद रखना, ये अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, मतलब क्या है, अगर आपने लोन लिया है होम लोन और उस पर आप इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है आपका, चाहे आपने इस साल पे करा नहीं भी पे करा तो भी अक्रू अगर हो गया तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं पहले, लोन का कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन 24B, अरे मोटा हो गया तू, बहुत मोटा हो गया, ये समझ लेते हैं पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B है बेटा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने लोन लिया है, आप लोन लोगे आज के आज तो घर बनेगा नहीं, लोन लेके आज के आज घर बनेगा, आज लोन लिया कल घर बन गया नहीं। तो आदमी लोन लेता है फिर घर बनाना शुरू करवाता है, घर बन के जब रेडी हो जाएगा, मतलब जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उसके बाद ही तो उसकी इनकम होंगी। इनकम मतलब एक तो हो सकता है आपने घर खुद के लिए बनाया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा तो भी उसकी इनकम कंप्यूट होंगी, और आपने किसी को किराए पे दिया तो उसकी लेट आउट भी इनकम कंप्लीट होंगी। मतलब जो अपना बेंचमार्क वाला ईयर है ना, वो ईयर बेंचमार्क वाला प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन है, प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन। अब कंप्लीशन कैसे होता, हमको कैसे पता चलता? तो सर एक कंपिटेंट अथॉरिटी है जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू करती है, तो आपको याद रखना प्रीवियस ईयर देखना है, किस साल में कंप्लीशन हुआ, आपको देखना है बेटा प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन, किस साल में कंप्लीशन हुआ, ये ध्यान में रखना है। डेट ऑफ कंप्लीशन इज इररिलेवेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन इज इररिलेवेंट, ये चीज मैंने आपको चीख चीख के क्लास के अंदर बताई हुई है, अभी भी बता चीख चीख के कि भैया डेट ऑफ कंप्लीशन इज इररिलेवेंट, क्लियर है?
हाँ, तो प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन देखना है। जो प्रीवियस ईयर में कंप्लीशन हुआ, जो प्रीवियस ईयर में कंप्लीशन हुआ, उसके पहले का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? अरे बोलो यार, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाता है उसके पहले का। जो प्रीवियस ईयर में कंप्लीशन हुआ कंस्ट्रक्शन का, उसके पहले का जो पीरियड है, पहले का पीरियड मतलब अरे भाई जिस दिन लोन लिया वहां से, समझ लो आपने लोन लिया यहां पे 24/8, 8 को क्यों लेते हैं, डॉट लेते ना अपन, 24 अप्रैल, चलो ठीक है अच्छा लेते हैं एग्जांपल, ठीक है 1 अप्रैल 2016 को आपने लिया लोन, ठीक है आपने लोन कब लिया बेटा? 1 अप्रैल 2016, ठीक है। आपका कंप्लीशन कंप्लीट हुआ 28 मई 2020 को, 28 मई 2020 को, और आज है प्रीवियस ईयर 2021-22, और अभी तक लोन, अरे कंप्लीट, कंप्लीशन हुआ, ठीक है कंप्लीशन हुआ, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, सब खत्म हो जाएगा। यहां पे कंप्लीशन हुआ आपका भैया, बराबर। अब ये डेट देखनी है क्या कंप्लीशन की? डेट नहीं देखना है, इसका साल देखो, साल क्या है बताओ? प्रीवियस ईयर 2020-21, 2021 में कंप्लीट हो गई थी बिल्डिंग, तो भैया 2021 की, या इसको थोड़ा 2021 की जो ये रहेगी, ईयर रहेगा, उस साल बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी, उस साल से उसकी इनकम कंप्यूट करना शुरू हो जाएगा, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहो चाहे वो लेट आउट रहो। अब अपन ने लिया कब था लोन? प्रीवियस ईयर 16-17 में, बराबर। तो जो साल में आपका कंप्लीशन हुआ उसके पहले का 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2020, यहां पे आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा, यहां पे आपका प्री कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब ये 16 से लेके 20 तक, 16-17 टू 19-20, इतना टाइम आपका रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। 16-17 का इंटरेस्ट निकालो, 17-18, 18-19, 19-20, फॉर एग्जाम्पल हर साल का इंटरेस्ट आ रहा है, हर साल का अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट आ रहा है, 10 लाख का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, तो हर साल का इंटरेस्ट आ रहा है 1 लाख इंटू 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, बरोबर 4 साल। तो ये 4 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है, अरे बिल्डिंग बनने के पहले 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट लग चुका है ना, हाँ कि ना? अब ये इंटरेस्ट का डिडक्शन काय में से मिलता है? हाउस प्रॉपर्टी के रेंट में से। अब हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होनी बाकी है, तो डिडक्शन कहां से लोगे? तो बोले जिस साल कंप्लीशन हुआ ना वहां से डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में आपको 2 खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, 2 इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, एक ये पुराना वाला इंटरेस्ट, और दूसरा इस साल का भी तो इंटरेस्ट होगा ही ना, 2021 का भी तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि लोन थोड़ी रीपे कर दिया, घर बना है, लोन थोड़ी रीपे कर दिया, और सर किसी ने लोन पहले ही रीपे कर दिया तो वो बाद वाला केस है, उसको बाद में बात करते हैं, ठीक है। अभी लोन रीपे हो गया क्या? नहीं हुआ लोन रीपे, तो 2021 में आपको 1 लाख रुपए ये पूरा मिल जाएगा, ये करंट ईयर का है, ये 1 लाख रुपए करंट ईयर का है, प्लस ये जो 4 लाख रुपए है ना पुराने सालों का, ये 4 लाख रुपए जो है ना इसका डिडक्शन मिलता है 5 ईयर्स में, कितना? 1/5, मतलब 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, 80,000 रुपए, उसका डिडक्शन मिल जाएगा आपको यहां पे। तो 2021 में मिलेगा डिडक्शन 1,80,000, ठीक है। 21-22 में कितना मिलेगा? 21-22 में लोन रीपे करा क्या? नहीं करा है, तो 1 लाख इस साल का भी इंटरेस्ट लगेगा, प्लस 80,000 पुराने साल का, तो यहां पे भी 1,80,000 का मिल जाएगा। 22-23 में कितना मिलेगा? 1 लाख इस साल का प्लस 80,000, तो वही सेम 1,80,000 मिल जाएगा। अब 23 के एंड में भर दिया अपन ने लोन, 23 के एंड में अपन ने लोन भर दिया, अब 23-24 में क्या हो जाएगा बताओ? अब लोन तो भर दिया, तो इस साल का तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, करंट ईयर इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इस साल सिर्फ 80,000 का मिलेगा।
तो ये 80,000 कितने बार मिल गया? ये पहली बार मिला 20-21 में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 24-25 में भी एक बार मिल जाएगा। 24-25 में भी मिल जाएगा आपको एक बार 80,000 का, और यहाँ पे किस्सा खत्म। इसके बाद कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, लेट आउट रहा, दोनों केस में मिलता। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो रहता ही ना 24B का, उसमें लिमिट रहती है 3,30,000 या 2 लाख की, बरोबर आया ना? क्लियर है एकदम? मेरे हिसाब से क्लियर है। जिसने क्लास में थोड़ा भी ध्यान दिया है उसको क्रिस्टल क्लियर है। इससे ज्यादा डिटेल में रिवीजन कराऊंगा तो बच्चे बोलेंगे सर रेगुलर ही पढ़ा दो अब तो। हाँ, अगर इन केस ऐसा होता है कि यहाँ पे अपन ने लोन लिया, यहाँ पे अपन ने अगर लोन लिया और कंप्लीशन के पहले ही रीपे कर दिया, जैसे मान के चल लो किसी ने 31/3/2019 को ही रीपे कर दिया, तो क्या होगा? तो बोले कुछ नहीं, जिस साल कंप्लीट हुआ उस साल तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, करंट ईयर इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि लोन तो रीपे कर दिया था। तो फिर क्या करेंगे? 16-17, 17-18, 18-19, 3 साल का जो इंटरेस्ट है कितना? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब 60,000 रुपए का। अगर लोन रीपे कर दिया तो 20-21 में मिलेगा 60,000 का, सिर्फ 21-22 में 60,000 का। आई होप ये क्लियर है। हाँ, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू कब से होता है? जब से आपने लोन लिया है। खत्म कब होता है? जो प्रीवियस ईयर में कंप्लीशन हुआ ना उसके पहले वाले 31 मार्च को, क्योंकि बराबर है ना, जो साल में कंप्लीशन हुआ उसको तो ईयर ऑफ कंप्लीशन बोलेंगे, वहां से तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लगाना शुरू कर दिए, तो अब इसको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे कह सकते हो आप? ओके ठीक है सर। देखो करंट ईयर का इंटरेस्ट, करंट ईयर का इंटरेस्ट यहां पे आ गया, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑनवर्ड्स, जब तक लोन रीपे करते, अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी लिमिट। इसमें कोई 1/5 वाला कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा ये समझेगा ये विदाउट एनी लिमिट मतलब सर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली क्या? नहीं नहीं, उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो कंफ्यूजन डिलीट कर दो उसको। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब 5 सालों में डिडक्टिबल रहता, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन, जिस साल कंप्लीशन हुआ वहां से मिलेगा। ठीक है, डेट ऑफ बोरिंग से शुरू होगा और खत्म कब होगा? रीपेमेंट कर दिया तो रीपेमेंट की डेट पे, या फिर जो प्रीवियस ईयर में कंप्लीशन हुआ है उसके पहले आने वाले 31 मार्च को। ठीक है, अब यहां पे पीसी नोट में लिखा है इंटरेस्ट विल बी एग्रीगेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन। जो प्रीवियस ईयर में कंप्लीशन हुआ उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर तक एग्रीगेट होगा और उसका डिडक्शन आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है कि अगर आपने लोन रीपे करने के लिए नया लोन लिया तो जो नया लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, बट जो ब्रोकरेज या कमीशन पे करा है लोन अरेंज करने के लिए उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं पे करने वाला, जो इंटरेस्ट आपने नहीं पे किया उस पर इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगा, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। और लास्ट केस, अगर इंटरेस्ट आपने इंडिया के बाहर से लोन लिया है, आपने इंडिया के बाहर से, तो आप इंडिया के बाहर इंटरेस्ट पे करो तो भी उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बट कंडीशन है कि आपने उसका टैक्स काटना चाहिए। टैक्स काटने का रेट है 10%। बरोबर। अब अपन जो देख रहे थे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जब आप इंटरेस्ट लेते हो ना उसके डिडक्शन पे लिमिट है। सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट के केस में लिमिट नहीं है। सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में लिमिट है। अगर लोन आपने रिपेयर या रिनोवेशन के लिए लिया है तो 30,000 का, और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो 2 लाख रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। इससे ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम्हारा जो डिडक्शन है वो यहां तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये जो लिमिट है ये एक एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, दोनों प्रॉपर्टीज मिला के है। क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? अरे एक आदमी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकता ना, तो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मिला के ये लिमिट है 2 लाख रुपए की। मतलब एक घर का इंटरेस्ट है आपका 1.5 लाख का और दूसरे घर का इंटरेस्ट है आपका 1,20,000 का, तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,70,000। तो इंडिविजुअल घर का जब निकालोगे तब तो 1,50 और 1,20 माइनस कर लेना, बट जब कंबाइंड लिमिट रहेंगी ना तो वो 2 लाख रुपए ही रहेंगी। तो पहले घर का 1,50 मिलेगा और दूसरे घर का आपको मिलेगा 50,000। बरोबर, ठीक है। ये जो लिमिट है ये 2 घर के लिए है। एक आदमी के लिए जितने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है
ये लिमिट जो 2 लाख की है ना, ये पर पर्सन है, मैंने आपको याद करवाया था, पर पर्सन है। और इसीलिए को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी में ये लिमिट दोनों भाइयों को अलग अलग रहती है। याद है आपको? यस। तो भैया एक आदमी के लिए अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मिला के जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा मैक्सिमम, दैट विल बी ओनली टिल 2 लाख, 2 लाख तक की डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट केस, अगर सर को ओनरशिप है तो क्या करेंगे सर? को ओनरशिप है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, पहले देखना है को ओनरशिप मतलब एक घर में 2 भाइयों के हिस्से है, तो देखना है आपको कि भैया वो घर वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं या लेट आउट कर रहे हैं। अगर दोनों भाई है और दोनों के दोनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो सीधा एनएवी 0 हो गया ना। अरे यार, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0, स्टैंडर्ड डिडक्शन का नहीं मिले, सॉरी म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर दोनों सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो घर को तो वो हो गया एनएवी 0, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं। बात आएगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरेस्ट दोनों भाइयों को मिला के 2 लाख की लिमिट है क्या? नहीं, एक भाई के लिए 2 लाख, दूसरे भाई के लिए 2 लाख। समझ गए हो? यहां पे लिखा है 2 लाख या 30,000 का लिमिट जो है ना वो दोनों भाइयों को सेपरेटली मिलेगा। और सर अगर दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया तो लेट आउट कर दिया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, नो टेंशन वाली बात है। क्या समझना है मालूम है क्या? ऐसा मानना है कि को ओनरशिप है ही नहीं, ऐसा मानना है को ओनरशिप है ही नहीं, नॉर्मल कंप्यूटेशन करना है, नॉर्मल कंप्यूटेशन कर लो और फिर जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है ना वो दोनों भाइयों को बांट दो अपने अपने हिस्से में। अच्छा, मतलब ये जो ट्रीटमेंट आपने बताई है सर, ये वाली और ये वाली, ये तभी एप्लीकेबल है जब उनके शेयर्स अपने को पता है। हाँ, अगर उनके शेयर्स पता नहीं तो मतलब एक भाई के नाम पे 2 भाइयों के नाम पे घर है पर किसका कितना है पता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बोलते हैं वो घर जो है ना उससे होने वाली इनकम एओपी टैक्स होती है। इफ शेयर्स आर नॉट डेफिनाइट इट इज टैक्स्ड एज इनकम ऑफ एओपी। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? अगर पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो क्या होता है? वो पार्टनर के हाथों में इनकम जाएंगी कि फर्म के हाथों में? फर्म के हाथों में जाएंगे और पार्टनर्स को उसका शेयर मिलेगा सिर्फ प्रॉफिट का, जब लास्ट में कंप्यूट करके जो भी प्रॉफिट है वो निकालेंगे तो। ठीक है, ओके। ये डीम्ड ओनरशिप वाला कंसेप्ट है, ये एक बार ये पढ़ा देता हूँ फिर मैं पेज 1 पे चलता हूँ, हार्डली 15 से 20 मिनट और लगेंगे, पूरा डिटेल में खत्म कर देते हैं। ठीक है, डीम्ड ओनरशिप वाला कंसेप्ट है। डीम्ड ओनरशिप मतलब क्या है कि इन केस के अंदर आपने किसी को घर ट्रांसफर भी कर दिया बट फिर भी आप उसके ओनर माने जाओगे और उससे होने वाली हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम है वो चाहे आगे वाले को क्यों ना मिल रही हो आपके हाथों में टैक्सेबल होंगी, मतलब ओनर माने गए, माना हुआ ओनर है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अपने बीवी को आपने घर ट्रांसफर करा, अपने बीवी को अपने पति को आपने घर ट्रांसफर करा फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो चाहे वो घर आपके बीवी के नाम पे रहेगा बट उसकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो मेरे हाथों में क्लब नहीं होंगी, मैं ही उसका ओनर रहूंगा ना, मैं ही उसका ओनर रहूंगा टैक्स के हिसाब से और वो मेरी ही इनकम है ऐसा माना जाएगा, क्लब नहीं हो जाएंगी। क्लबिंग में देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जो एसेट देते हो उससे होने वाली इनकम क्लब होती है, देख लेना क्लबिंग में जाके, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी लिखे हुए। क्यों? हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप खुद ही उसके ओनर माने जाते हैं, बराबर? हाँ, डीम्ड ओनर आप तब नहीं माने जाओगे जब आपने अपने बीवी को घर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए फ्री में ट्रांसफर कर दिया, उसको बोला हे भगवान मेरे को शांति दे मेरी माँ, काम वाली भाई नहीं, याद है ना, काम वाली भाई नहीं, तू अलग रहे, तू अलग रहे। ठीक है, दूसरा ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आपने अपने माइनर बच्चे को घर ट्रांसफर करा तो भी आप उसके ओनर माने जाओगे और वो आपके हाथों में टैक्सेबल होगा। एक्सेप्ट वाला एक पॉइंट है वहां पे, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर, मतलब आपकी अगर 18 साल से नीचे की कोई बच्ची है, उसकी शादी हो गई है, अब आपने उसको दहेज में हाउस प्रॉपर्टी दिया तो वो उसकी ही रहेगी, आप उसके डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे। क्लियर है? तीसरा है होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। इम्पार्टिबल स्टेट मतलब जो राजा महाराजाओं के जमाने है ना, उनका जो एक बड़ा बंगला रहता था, हवेली रहती थी, और वो हवेली को है ना लीगली आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके अंदर सारे भाई मिलके रहते थे। अब वो सारे भाई उससे होने वाली जो भी सेल्फ
ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लो या लेट आउट प्रॉपर्टी मान लो, ये आजकल लोग देने लग गए ना हवेलियां किराए पे, राजा महाराजा जब से उनको वो पैसा मिलने बंद हो गया गवर्नमेंट से, तो हवेलियां किराए पे दे रहे। अब हवेलियां किराए पे दिया तो जो इनकम होती है वो किसकी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है ना सारे भाइयों की मिला के, तो आप किससे लोगे, तो बोले एक काम करो बड़े से ले लो, तो जो सबसे बड़ा भाई है वो उसका ओनर माना जाता है, जो सबसे बड़ा भाई है। ठीक है, चौथा है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट लेते हो तो वहां पे आपको एक्चुअल में फ्लैट नहीं मिलता, आपको मिलता है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक शेयर, जिस शेयर की वजह से आप वो फ्लैट में रहते हो। तो फ्लैट आपके नाम पे नहीं रहता, बट फिर भी वो फ्लैट आपका है ये माना जाएगा, आप उसके ओनर हो ये माना जाएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट, फिफ्थ वाला, पोजेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस। ये क्या है, अरे सर प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर होने की बाकी है, क्यों, क्योंकि वो भुआ की साइन होनी बाकी है, कुछ थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटी रह गई, लीगल फॉर्मेलिटी रह गई। बट सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट कहता है कि भैया सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट लगाओ, लीगल फॉर्मेलिटी छोड़ो, सब्सटेंशियली किसके पास है ये देखो। और जब आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगाओगे ना तो ये पता चलेगा कि भैया ये प्रॉपर्टी है ना ये इसके ही पास है, मेरे ही पास है, ठीक है ना, मैंने पैसे दे दिए, मैंने उसका पोजीशन ले लिया, बट ये लीगली अभी तक मेरे नाम पे होने के, क्योंकि मालूम है क्या, जिससे मैंने लिया था ना रोशन से, वो रोशन की बुआ अभी एक यूएस में रहती है, तो रोशन के पापा बोले कि वो बुआ आएंगी ना तब वो साइन कर देंगी और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो जाएंगी, तो मैंने बोला ठीक है। तो क्या अब मैं बच सकता हूं जब तक बुआ आए, बोले नहीं नहीं तुम उसके डीम्ड ओनर हो, तुमको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। और ये 6 साल वाला कि भैया अगर किसी आदमी को आपने 12 साल के ऊपर की एनुअल लीज दे दिया, ईयरली लीज दे दिया ना, तो वो आदमी उसका डीम्ड ओनर हो जाता है। मंथ टू मंथ लीज दिया या लेस देन 1 ईयर का लीज दिया तो वो आदमी उसका डीम्ड ओनर कभी नहीं हो सकता, और इसीलिए लोग 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं बेटा, बताया था मैंने क्लास में आपको। हाँ, तो फिर कैसा, मतलब इसमें सिचुएशन कैसी होती है, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, तो देखो अगर आपने किसी आदमी को 1-1 साल का या 2-2 साल का मतलब ईयरली एग्रीमेंट बना के दे दिया, मतलब मैंने किसी को दिया 2-2 साल के एग्रीमेंट बनाए, ठीक है, मैंने समझ लो अभी विनीत को दे दिया 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल, ऐसे टोटल हो गए 12-14 साल हो गए, तो विनीत डीम्ड ओनर हो गया। 12 साल की कंपलसरी नहीं है कि 12 साल की एक साथ एग्रीमेंट बनाना है, आपने ईयरली भी एग्रीमेंट बना ली ना 2 साल की, 12 साल के ऊपर के लिए, वो डीम्ड ओनर हो गया। फिर क्या लिखा है, बोले मंथ टू मंथ बेसिस बनाओ, मतलब 1-1 महीना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर एक काम करो 11-11 महीने बनाओ। अब 11-11 महीने, मैं पिछले 30 सालों से विनीत को 11-11 महीने पे लीज पे दे रहा हूं अपना घर, अब विनीत डीम्ड ओनर नहीं हो सकता। लीज 12 ईयर्स और मोर, यहां लिखा है मंथ टू मंथ है या लेस देन 1 ईयर है, मतलब ईयरली नहीं है, तो इन दैट केस वो कभी डीम्ड ओनर नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम्स है जो एग्जम्प्ट होती है, जैसे फार्म हाउस की एग्रीकल्चरल इनकम में जाएगी, चैरिटेबल ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। एक और चीज, हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन एग्जम्प्ट है। दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी 0 रहती है, जो रजिस्टर्ड ट्रेड एसोसिएशन है, लोकल अथॉरिटी है, उनकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो एग्जम्प्ट रहती है, और जो एक्स रूलर है पुराने जमाने के राजा महाराजा, उनके एक पैलेस एक राजवाड़े की एनुअल वैल्यू 0 होती है। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है सेक्शन 25A, ये बाद में तकलीफ देगा, ये अभी नहीं देगा, एग्जाम के वक्त जब जाओगे ना तब जाके कंसेप्ट टूटेगा, तब जाके कंसेप्ट टूटेगा, और तब अपने को लगा रहा है यार ये तो आता ही नहीं, अब क्या करूं। और उसमें भी ये सेकंड वाला पार्ट, उसमें भी ये सेकंड वाला पार्ट, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, मतलब क्या है, ये आपको बाद में मिला, ये आपको बाद में मिला, अब जिस साल मिल जाता था तो इस साल टैक्स लग जाता था, बट अगर नहीं मिला, अनरियलाइज रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट क्या रहता है ये बाद में बताता हूं, दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, पहले ट्रीटमेंट सुन लो। अनरियलाइज रेंट अपन क्या करते हैं, अनरियलाइज रेंट को माइनस करते करते ना, अभी तो देखा था, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट को माइनस करते, तो क्या उस पर अपन टैक्स भरते हैं, नहीं उस पर अपन टैक्स नहीं भरते। अब बाद में चल के उसको देखो, एक आदमी ने मेरी 2 महीने की रेंटल इनकम डुबा दिया, मैंने उसको इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी कि भगवान ने सुन ली मेरी। अब भगवान ने उसका खराब करना शुरू कर दिया, उसको ध्यान में आया कि मैंने प्रणव चांडक के पैसे डुबाए थे, इसलिए वो आया मेरे पास, साहब बोले मैंने आपके 2 महीने की रेंट डुबाई भी है, ये आपकी 2 महीने की रेंट है। उसने मेरे को 2 महीने की 15-15 30 हजार रुपए की रेंट लाके दी। अब गवर्नमेंट कहती है
या लॉ कहता है कि जब तुमने इनकम थी, जिस साल की इनकम थी उस साल तो डिडक्शन ले लिया था ये बोल के कि इस आदमी ने टैक्स नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, अब उसने लाके दिया तो उस पर तुम टैक्स दो। मैंने बोला ठीक है ले लो। पर मैंने बोला अगर उस साल आता था जिस साल था, तो मेरे को तुम क्या देते थे, 30% का डिडक्शन। तो जो अनरियलाइज रेंट है ना वो सिर्फ 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इज टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसीट। जिस साल मिलता है ना उस साल 70% भी टैक्स लगता है। जैसे मेरे को इस बार 30,000 मिला तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, 30,000 का 70%, वो भी 21,000 की ही मेरी इनकम रहेगी। बट एक और चीज दिक्कत देती है। एक्सपेक्टेड रेंट था मेरा 1,20,000, कितना था, 1,20,000, ठीक है। एक्चुअल रेंट था मेरा बच्चा बाड़ी, एक्चुअल रेंट था मेरा 12,000 पर मंथ, ठीक है। अच्छा एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 1,20 नहीं था, एक्सपेक्टेड रेंट था मेरा 1,30,000 रुपए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअल रेंट था 12,000 पर मंथ, ठीक है। इसमें से मेरे को 2 मंथ्स का अनरियलाइज रेंट था, तो मेरे को रेंट कितना मिला होगा टोटल बताओ। और पूरे साल के लिए मैंने प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा था, तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो गया होगा, 1,20,000 बराबर। अब ठीक है, मतलब मेरा अनरियलाइज रेंट कितना था इस साल का, 24,000 रुपए। ओके, अब हुआ क्या, वैकेंसी था नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, व्हाट इज हायर बताइए। एक्सपेक्टेड रेंट। मेरे को टैक्स कितने पे लगा, 1,30,000 पे टैक्स लगा। यस सर। क्या मेरे को पूरे के पूरे 12 दूनी 24,000 के अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिला। अगर ये अनरियलाइज रेंट नहीं होता था तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना होता था मालूम है, 12,000 इंटू 12, 1,44,000 होता था। और 144 और 130 करते थे तो 144 हायर रहता था। मतलब मेरे को अगर ये अनरियलाइज रेंट नहीं रहता था तो मेरे को 144 पे टैक्स लगता था, और ये अनरियलाइज रेंट था। फिर भी मेरे को कितने पे टैक्स लगा, क्या मेरे को 1,20 पे टैक्स लगा, अरे बोलो क्या 1,20 पे टैक्स लगेगा, नहीं 1,30 पे टैक्स लगेगा। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर, 1,30,000 पे टैक्स लगेगा मेरे को, आया ना। मतलब मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे को पूरे के पूरे अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिला है, नहीं मिला है। 1,44 रहता था, देखो 1,20 था मेरा एक्चुअल रेंट, बट मेरे को टैक्स तो 1,30 पे लगा ना। मतलब ये 24,000 में से 10,000 माइनस कर दो, सिर्फ 14,000 रुपए का मेरे को डिडक्शन मिले हुआ है अनरियलाइज रेंट का। 10,000 पे मेरे को डिडक्शन नहीं मिला है, क्यों, क्योंकि मेरा एक्चुअल रेंट से एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा था। देखो अगर वो मेरा एक्चुअल रेंट पे टैक्स लगाते थे ना, ये 1,20 पे अगर मेरा जीए भी निकलता था तो बोलते थे कि मेरा अनरियलाइज रेंट पूरा का पूरा 24,000 का डिडक्शन मिले हुए, बट मेरे को टैक्स तो 1,30 पे लगा क्योंकि ये 1,20 से ज्यादा था, आया ना। हाँ सर। तो मेरा कितना अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन कितना मिले हुआ है मेरे को, देखो सर अगर अनरियलाइज रेंट नहीं रहता था 1,44 आपका जीए भी रहता था, अनरियलाइज रेंट होने के बावजूद 1,30 आपका रेंट था, नहीं ना 1,20 था ना, 1,20 था ना सर, 1,20 था ना। अरे भैया 1,20 था बट उसका एक्सपेक्टेड रेंट उससे ज्यादा था, तो अपने को तो इतने पे टैक्स लगाऊंगा। इसका मतलब मेरे को अनरियलाइज रेंट का सिर्फ 14,000 का डिडक्शन मिले हुआ है, 10,000 का मेरे को अमाउंट ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। और जितना अमाउंट मेरे को ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है या जितने अमाउंट का मेरे को पहले डिडक्शन नहीं मिला है उस पे मैं टैक्स नहीं भरूंगा। तो जब मेरे को अगर किसी ने उसने लाके दिए, उसने बोला साहब 20,000 रुपए ले लो अनरियलाइज रेंट के आपके, मैंने बोला ठीक है दे दे भाई, 20 में से 10,000 पे मैं ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूँ, 24 के बदले उसने मेरे को 20 ही दिया, बोले फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मैं बोला दे दे, ठीक है। और 10 पे तो मैं ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूँ क्योंकि मेरे को डिडक्शन सिर्फ 14 का मिले हुआ है, मेरा जो माइनस जीएबी कम हुआ है वो 14 से हुआ है। तो 10,000 का मेरे को डिडक्शन ऑलरेडी नहीं मिला है, 10,000 पे तुम ऑलरेडी टैक्स ले चुके हो, तो 20 में से 10 पे आप ऑलरेडी टैक्स ले चुके हो, बचा हुआ 10,000 जो है ना उसका ही 70%
मतलब 7,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम रहेगा। इसका एक क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी के कंसेप्ट बुक के अंदर भी दे रखा है नीचे। क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है वापस देखना, एक बार वापस से बताता हूं। देखो, जितना आपका अनरियलाइज रेंट था, देखो आपका एक्सपेक्टेड रेंट था बेटा 1,30,000, ठीक है। आपका एक्चुअल रेंट था 12,000 पर मंथ, जिसमें से अनरियलाइज रेंट था 2 महीने का। अब अगर अनरियलाइज रेंट नहीं रहता था तो ये इंटू 12 आपका एक्चुअल रेंट रहता था 1,44, विच एवर इज हाइयर, इस पे आपको टैक्स लग जाता था, बरोबर। 144 पे आपको टैक्स लगता था। बट आपका 2 महीने का अनरियलाइज रेंट था, जो कि होता है अपने आप में 24,000। तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए बताओ मेरे को। आपको 1,44 में से 24,000 माइनस करके 1,20,000 पे टैक्स लगना चाहिए था। अगर आपका टैक्स 1,20,000 पे लगता था, मतलब अगर आपका जे भी 1,20,000 आता था, तब अपन बोल सकते थे कि 24,000 का मेरे को अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलेगा है। बट उनका रूल है एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हाइयर, तो उस रूल के तहत उन्होंने टैक्स लगाया मेरे को 1,30 पे, जबकि लगना चाहिए था 1,20 पे। इसका मतलब क्या है, ये जो 24,000 का है ना अनरियलाइज रेंट, इसमें से 10,000 पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है और बचे हुए 14,000 पे नॉट टैक्स्ड, बरोबर। अब जब मेरे को अनरियलाइज रेंट रिकवर होगा तो पहले 10,000 पे तो भैया तुम टैक्स भर चुके हो, भैया तुमने ले लिया है। अब कोई वो आदमी आया समझ लो मेरे पास, वो बोलता है सर आपके मैंने 24,000 रुपए डुबाए हुए, माफ कर देना। खड़ के मारा पहले तो, मतलब चल रहा, तो बोलता सर 24 तो नहीं है 22 दे सकता हूं। तो उसने मेरे को रेंट रिकवर्ड 22,000 दिए, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। डिपार्टमेंट आया, बोले 22,000 आया ना उसका 70%। मैं बोला रुको 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 रुको, यहाँ पे रुको, 22 में से 10,000 पे ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं मैं। बोले कैसे, मैं बोला 1,20 पे लेना चाहिए था ना, फिर तुमने तो 1,30 पे लिया ना, 10,000 पे ऑलरेडी टैक्स ले चुका हूं। 1,44 में से 1,30 माइनस करो, 14,000 का ही तुमने मेरे को डिडक्शन दिया भाई, 10,000 का डिडक्शन नहीं दिया है, 10,000 पे ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं। तो वो 10,000 जब रिकवर होंगे ना तो पहले उसको छोड़ देना, 10,000 को देखना भी मत। बचे हुए 12,000 रुपए जो है ना, इसका 70% है 8,400। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया रेगुलर लेक्चर वापस से देख लो, इससे डिटेल में मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे फिर 4 घंटे लग जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी करते करते, ठीक है। ओके, ओनली सच अमाउंट विच वाज अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर इज टैक्सेबल। अब ये उल्टा लिखे भाई, अब ये जिसने पढ़ा वही समझ में, जितना अमाउंट पहले डिडक्शन मिला था उतना ही टैक्सेबल रहेगा। मतलब क्या है, अरे जितना अमाउंट का पहले डिडक्शन नहीं मिला था उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा। अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट में से कब माइनस करते हैं, 4 कंडीशन है, क्या क्या याद है आपको। टेनेंसी बोनाफाइड होना, मतलब जेन्युइन टेनेंट होना। दूसरा, जो डिफॉल्टिंग टेनर है, आप जो बोल रहे हो कि भैया ये पैसे नहीं दे रहा है, हमको अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन दो, अरे उसको अपने प्रॉपर्टी से निकाल के फेंको। नहीं तो मालूम पड़ा इधर डिडक्शन मांग रहे, इधर क्या मांग रहे, डिडक्शन मांग रहे, और उधर उसको बोल रहे, उधर रात में उसके साथ में बैठ के पत्ते खेल रहे। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी खाली कर चुका है या फिर आपने उसकी बैगा फेंक दी, वो वापस आ जाता है, आपने स्टेप्स तो ले लिए। तीसरा, यहां से निकाल के दूसरे जगह रख दिया, भैया टेंशन मत लो, अभी है ना मेरे को अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन लेना है, तुम प्लीज है ना ये घर से शिफ्ट होके मेरे दूसरे घर पे चले जाओ, मैं डिडक्शन ले लेता, फिर अपन पत्ते खेलने दूसरे घर पे शुरू करते, नहीं जमेगा। इट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। और चौथा, आप असेसी मतलब जिसको डिडक्शन चाहिए उसने सारी रीजनेबल स्टेप ले लिया है लीगल प्रोसीडिंग चालू करने के लिए रिकवरी का, रेंट रिकवरी की, या फिर असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दो कि भैया यूजलेस रहेगा प्रोसीडिंग, एक्शन वैक्शन लेके, ठीक है। ये अल्टरनेटिव व्यू है, इसको अल्टरनेटिवली काट दो, ठीक है। ये हो गया, 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 क्या बचा है, ये हो गया, 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 ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये बचा है रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अरे बाप रे, ये बचा है रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। हाउस प्रॉपर्टी के हेल्ड में टैक्स होती है, याद रखना, सुन लो पहले एक बात, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है ना 3 चीजें आती है।
कोई आदमी जिसने घर बनाया अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री बिल्डिंग जिसके अंदर फैक्ट्री वर्कर्स रहते हैं, उनसे अपन रेंट लेते हैं। अपन ने काहे के लिए वो बिल्डिंग बनाई है? ताकि फैक्ट्री वर्कर्स टाइम पे आ जाए, वहीं पे बाजू में रह रहे जल्दी से आ जाए। तो जो बिल्डिंग आपने बनाई हुई है वो अपने बिजनेस को ज्यादा इफिशिएंटली कैरी आउट करने के लिए बनाई हुई है। तो बिल्डिंग से जो रेंटल इनकम होंगी वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगी। बराबर? हाँ। दूसरा, जो बिल्डर्स लोग होते हैं, एक वो आदमी रहता है जिसका काम ही है फ्लैट को किराए पे देने का, मतलब किराए पे लेके किराए पे देना, वो सब लेटिंग हो गया। किसी और से किराए पे लिया, किराए पे देना, वो सब लेटिंग हो गया। वो सब लेटिंग हो गया, वो जाएगा आईएफओएस में। ठीक है। तीसरा केस, कोई बिल्डर है, उसने फ्लैट्स बना के रखे बेचने के लिए, फ्लैट्स बनाए बेचने के लिए। ठीक है। अब वो फ्लैट्स को रेरा बोलता कि भैया आपको रजिस्टर करना पड़ता, अपने नाम पे रजिस्ट्री करनी पड़ती, ठीक है ना। अब फ्लैट बनाया, 100 फ्लैट्स बनाए। अब वो फ्लैट्स बना के जितने फ्लैट बेचने थे वो बेच दिए, बचे हुए फ्लैट्स को किराए पे दिया। बिल्डर ने फ्लैट्स को किराए पे दिया। क्या ये उसका बिजनेस है? नहीं, बट उसने रेंट पे दिया है। हाउ? हाउस प्रॉपर्टी का अलग हेड है, तो जो रेंटल इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। ठीक है। बट अगर कोई बिल्डर है, उसने फ्लैट्स बनाए और जो उसके खाली फ्लैट्स थे जो अभी तक बिके नहीं, जो उसने अपने नाम पे करके रखे, काहे के लिए? अरे भैया करना पड़ता है एक्ट के तहत। अब मेरे को बताओ, कोई प्रॉपर्टी बनते से पूरी बिक जाएंगी क्या? नहीं, किसी बिल्डिंग को बिकने को 5 साल लगते हैं। तो एक बिल्डर ने फ्लैट्स बनाए, जितने अनसोल्ड फ्लैट्स है उसके नाम पे है, तो जो अभी रूल है वो कहता है कि भैया 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो नहीं सकते, पर उसने तो अपने नाम पे कर रखे। अरे बापा ऐसा नहीं है सर, उसका स्टॉक इन ट्रेड है। वो बिल्डर का क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। तो अगर कोई ऐसा बिल्डर है जिसके अनसोल्ड फ्लैट है, जिसने किराए पे नहीं दे रखा है, तो उसको बिल्डर्स को रिलीफ दिया है कि भैया जिस साल आपका कंप्लीशन हुआ, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड, उसके 2 साल तक आपको टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने वो प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं दिया है तो, और दिया तो किराए पे, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। समझा क्या? रिलैक्सेशन फॉर द बिल्डर। हाउ या नहीं बोलो जल्दी यार, टाइम पास मत करो। हाँ। उसके बाद में लेटिंग आउट ऑफ कंपोजिट लेटिंग। कंपोजिट लेटिंग मतलब घर के साथ में कुछ चीजें, कुछ सर्विसेज दे रहे हो या कोई एसेट दे रहे हो, जैसे फर्निश्ड घर दिया तो घर के साथ में फर्नीचर भी दिया। ठीक है। या फिर घर के साथ में कुछ सर्विसेज दे रहे हो, जैसे पेइंग गेस्ट वाले लोग हैं, हॉस्टल की सर्विसेज, होटल बिजनेस वाली बात है, उसमें क्या होता है? तो देखो भैया, सिंपल सा है, आपको देखना है लेटिंग सेपरेबल है कि नहीं। सेपरेबल मतलब क्या? आपको अभी प्रैक्टिकलिटी में मत जाओ, मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताता हूं। देखो, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि घर से आने वाला इतना रेंट है और अदर एसेट से इतना रेंट आ रहा है, मतलब दोनों का रेंट अलग अलग दिया हुआ है, मतलब वो बिल्डिंग, वो लेटिंग सेपरेबल है। लेटिंग अगर सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और जो बाकी चीजों का रेंट है वो आईएफओएस या पीजीबीपी में जाएगा, एज द केस में बी। मतलब उसका धंधा है तो पीजीबीपी में, नहीं तो आईएफओएस में। ठीक है। और अगर लेटिंग सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा रेंट पीजीबीपी या आईएफओएस में जाएगा, एज द केस में बी। ठीक है। तो अपन बात करते हैं, ये देखो, ये वाला जो केस है लेटिंग इनसेपरेबल है, सेपरेबल नहीं है, उसका कोई टेंशन नहीं है पीजीबीपी या आईएफओएस में। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो क्वेश्चन आता है ना, वो इस पे से आता है, टू लेटिंग्स आर सेपरेबल। मतलब क्या? हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और अदर एसेट्स का जो रेंट है वो पीजीबीपी में जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में, अदर एसेट्स का रेंट पीजीबीपी में जाएगा। इस पे एक पॉइंट बताया था मैंने, याद है क्या? हाउस प्रॉपर्टी की जब इनकम निकालोगे ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, और बाकी किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता हाउस प्रॉपर्टी में, बरोबर, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। बट जो अदर चीजों का रेंट है उसमें जो भी खर्चे रहेंगे वो जाएंगे, सॉरी, अदर चीजों का जो रेंट है वो पीजीबीपी या आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, और पीजीबीपी और आईएफओएस में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन है नहीं। आओ या नहीं? तो वो केस में क्या होता? वो केस में अदर फैसिलिटीज का जो एक्सपेंसेस है उनका डिडक्शन मिलता। मतलब समझो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, आपको टोटल रेंट दिया रहेगा, ठीक है, इसमें जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, जो बाकी चीजों का रेंट है अपन मान के चल लेते हैं आईएफओएस में जाएगा। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में जो रेंट है, अब ये जो आपको बताया रहेगा रेंट है, इसमें से आपको कुछ खर्चे भी दिए रहेंगे, एक्सपेंसेस भी दिए रहेंगे।
अब हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस का टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो हाउस प्रॉपर्टी में अपन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लेंगे और इसके खर्चों को इग्नोर कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। बट जो आईएफओएस में जाती है इनकम्स, जो इनकम जो रेंट आईएफओएस में जा रहा है वहां पे तो पूरा का पूरा रेंट जाएगा। क्या आईएफओएस में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है? नहीं मिलता। पीजीबी में मिलता क्या? नहीं। वहां पे तो एक्सपेंसेस को अपन माइनस करते ना। तो जो आईएफओएस में जो चीजों का रेंट जा रहा है जैसे अदर फैसिलिटीज का, उनके एक्सपेंसेस को यहां पे माइनस करना है, ये ध्यान में रखना बच्चों। मतलब यहां पे वही लिखा है मैंने, और इसका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। जिसको ये नहीं ध्यान में आया वो जाके एक बार अपनी कंसेप्ट बुक खोल लो। एक्सपेंसेस फॉर अदर फैसिलिटीज डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी या आईएफओएस इनकम। जिसको ये नहीं समझ में आया वो जाके अपनी एक बार कंसेप्ट बुक खोल लेना अभी के पीछे वीडियो को देखते सही, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, हाउस प्रॉपर्टी अगर फॉरेन में रही तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे इनकम निकालते हो वैसे ही निकालोगे, सिर्फ वहां पे डॉलर्स दिए रहेंगे, उसको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है नॉर्मल रेट से, ठीक है। जीएबी आ जाएगा आपका। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी है तो फॉरेन गवर्नमेंट को दिए है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में अगर लिखा है स्पेसिफिकली कि टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो माइनस मत करना। और वहां पे कुछ नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड टू फॉरेन अथॉरिटी, तो माइनस करना है। टीडीएस काटा है ये अज्यूम करना है, नहीं तो नीचे नोट दे देना, ठीक है। एनएबी आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, हाउ मिलेगा? नॉर्मल जैसा कंप्यूट करते हैं ना फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी का वैसे ही कंप्यूट करना। सिर्फ दो चीजें याद रखना कि अगर म्युनिसिपल टैक्सेस बाहर से लिए हुए हैं तो उसका डिडक्शन मिलेगा अगर टैक्स काटा है तो, और लोन अगर बाहर से लिए हुआ है तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का 24B में, बट तब जब टैक्स काटा है तो, ठीक है। और फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी मतलब कहाँ है? फॉरेन में है, मतलब एसेट फॉरेन में है। तो क्या होगा? अरे तो इंडियन इनकम होंगी कि नहीं होंगी ये देखना पड़ेगा ना। क्यों? देखो सर, अगर आरओआर रहा, अगर अपना आदमी आरओआर रहा तो आरओआर को तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल रहेगी। इनकम इंडिया में लाओ, रिसीव हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरओआर को हर इनकम पे टैक्स लगता है। आरओआर को हर इनकम पे टैक्स लगता है, बरोबर। आरएनओआर कोई रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है तो इनको फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगता, इनको सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है। हाउस प्रॉपर्टी जो बाहर रहे, फॉरेन में है हाउस प्रॉपर्टी, उससे इंडियन इनकम कब हो सकती है? अब इंडियन इनकम कब होती है? एक तो अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। अब हाउस प्रॉपर्टी अगर फॉरेन में है तो इनकम अक्रू कहां हो रही है? फॉरेन में। तो फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी से इंडियन इनकम तभी हो सकती है अगर ये इंडिया में रिसीव्ड है तो वहां पे लिखा है आरएनओआर या नॉन रेसिडेंट के लिए तभी टैक्सेबल रहेगा अगर ये रिसीव्ड इन इंडिया है तो। और एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि टैक्सेबल है क्या, और वंस इट इज टैक्सेबल इट इज कैलकुलेटेड सेम ऐसे। सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस को ध्यान में रखना, टैक्स काटना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर लोन है और लोन बाहर से लिया है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा अगर टैक्स काटा है तो, ठीक है। यहां पे हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन होता है समाप्त। आई होप बड़ा मजा आया होगा। और हाँ, ये सेम टू सेम वीडियो यूट्यूब पे आएगा। कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल जो मेरे को लग रहा है मैंने लिखवाया हुआ है, आपको लिखना है तो आप फिर से उसको यूट्यूब पे जाके पॉज करके देख सकते हो। जो बच्चा इसको ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रहा है वो बच्चा इसको पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखेगा और फिर करेगा। आप किसी भी ऑथर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हर ऑथर यही बताएगा जो मैंने बताया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ गलत पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल गाइस।